हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी। एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट इस टाइम पे मैं आपको परसों से आर्ट एंड कल्चर के MCQs करा रही थी। एंड आज हम इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के MCQs करेंगे, लेकिन आपको हर रोज़ इसी टाइम पे 9:30 बजे शाम को आर्ट एंड कल्चर के MCQs मिलेंगे और इसमें हम पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। एक तो आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, और प्लस आपको इंशाल्लाह 2 दिन के बाद इंडियन इकोनॉमी MCQ जो है सर कराएंगे, और उसका टाइम भी आपको बताऊंगी। एंड ये इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी। एंड जितने भी हमें MCQs यहाँ पे करा रही हूँ, ये VLW या बाकी SSB एग्ज़ाम्स के लिए, और स्पेशली जो रेवेन्यू ऑफिसर जो यूपी का पोस्ट है, बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी है, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी। क्योंकि इसमें जो मैं आपको कल से अब टॉपिक वाइज जो है MCQs कराऊंगी आर्ट एंड कल्चर के या बाकी जो है एरियाज़ के, उसमें मैं आपको हर एक रेंज के क्वेश्चंस रखूंगी, चाहे लो रेंज के, मॉडरेट और हाई रेंज के। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we'll get started today's session. And yes, let's get started. So question number 1 is on your screen. Question number 1 is the year of the foundation of the Indian Women's Indian Association is. So Women's Indian Association जो है वो कब फाउंड हुई थी? And options are 1947, 1937, 1927, 1917. You just write your answer in the comment section or the live chat box. I am monitoring the comments as well. Okay, so the answer is option D. On 8 May 1917 in Adhiyar, Madras. कहाँ पे? अदियार मद्रास में a multi-ethnic group of women established Women's Indian Association. तो ये हुआ था 8 मई 1917 को अदियार मद्रास में। ठीक है, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू बोल्डली कनेक्ट इंडियन वुमेन्स सोशल एंड सेक्सुअल सब्जुगेशन विद पैट्रियार्की, पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचमेंट। द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इंडियन वुमेन की जितनी भी मिजरीज थी, जितने भी उनको दबाया गया था, तो उनको उन इश्यूज को हाईलाइट किया, उनकी मिजरीज को हाईलाइट किया, एंड उनकी जो राइट्स है उन पे बात की। सो इट वाज फाउंडेड ऑन 8 मई 1917 एट अदियार मद्रास। राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड अंडर होम। जो 1858 वाला एक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इस एक्ट के अंदर जो इंडिया है उसको कौन गवर्न कर रहा था फिर? बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ क्राउन, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन. So it's about Act of 1858, and yes, the right answer is option B. The Government of India Act 1858 was an act of Parliament of United Kingdom passed on, ये भी याद रख लेना, 2 अगस्त को पास किया गया था ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 1858 को। ठीक है, तो its provisions called for the liquidation of the British East India Company and transference of its functions to the British Crown. तो इस एक्ट के बाद जो इंडिया को गवर्न कर रहा था कौन? ब्रिटिश क्राउन गवर्न कर रही थी। सो इट वाज गवर्न्ड बाय इन द नेम ऑफ क्राउन। तो ब्रिटिश क्वीन के अंडर ही, उस क्राउन के अंडर ही सारा इंडिया फिर आया था। और 2 अगस्त 1858 को ये जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया गया। एंड ये कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ऑन 2 अगस्त 1858, less than a month after the Canning proclaimed the victory of British arms, Parliament passed Government of India Act transferring British power over India from East India Company. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो इनको लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है इंडियन अफेयर्स को। तो उसके बाद 1858 एक्ट के द्वारा इन्होंने बहुत सारी चेंज लाई। उनमें सबसे बड़ी चेंज यही थी कि जो इंडियन अफेयर्स है अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, और दूसरी चेंज ये भी थी कि आज के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल है दैट नाउ इट विल बी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहले कौन से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने? ये बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वो ये 1857 के टाइम क्या थे? ही वॉज गवर्नर जनरल, और फिर 1858 एक्ट के द्वारा इसका जो टाइटल दिया गया दैट वाज वाइसरॉय। ठीक है, सो ही इज द फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन।
The Ghadar Party was founded November 1913 in San Francisco, USA by गदर पार्टी को किसने बनाया था? मैडम बिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्णा वर्मा। ठीक है, इसको गदर पार्टी जो है ये बनाई गई 1913 को, और कहाँ पे बनाई गई? सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। मतलब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को हेल्प करना चाहते थे, बट आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड में रह के हेल्प करना चाहते थे। ठीक है, सो 1913 में गदर पार्टी बनी सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड यूएसए में। सो ये देख लीजिए, इन 1913 पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद सोहन सिंह बागना एज दिस प्रेसिडेंट, विच वाज आल्सो कॉल्ड द गदर पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाला हरदयाल, और इसके साथ कौन थे? सोहन सिंह बागना थे। ठीक है, सो लाला हरदयाल ने फाउंड की गदर पार्टी, राइट। ओके, आप बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। उसके बाद इन्होंने द गदर जो है वो एक इन्होंने पब्लिश किया जर्नल, एक द गदर, एंड इसको भी सैन फ्रांसिस्को से ही पब्लिश किया गया, और इसको गदर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि हम कैसे जो है एक अटैक करें, पैन इंडिया म्यूटनी करें हम, तो ठीक है। So Lala Hardayal was the prominent one, and he founded the Ghadar party in 1913 at San Francisco. ठीक है, so moving to another question, the Pune Pact 1932 was an agreement between, Pune Pact कब हुआ था? ये हुआ था 1932 को, एंड ये एक एग्रीमेंट था, और ये एग्रीमेंट किस किस के बिटवीन था? नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, एंड गांधी एंड नेहरू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है एमसी मैकडोनाल्ड अवार्ड जो दिया गया था, कम्युनल अवार्ड दिया गया था, जिसमें जो है शेड्यूल कास्ट के बगैर बाकी हिंदूज को जो है शेड्यूल का जैसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, उसके बाद हिंदूज में भी दिया गया था, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी गांधी जी ने। सो ही वॉज नॉट विद दैट, ही अपोज दैट मूव, एंड देन उन्होंने जो है फास्ट एंड टू डेथ स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट, कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। तो उसके बाद पूना पैक्ट एग्रीमेंट हुआ बिटवीन गांधी और किसके बीच हुआ? बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। और उस टाइम पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये हुआ बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। और उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे गांधी जी जेल में थे, यरवादा जेल में। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से ही अपोजिशन स्टार्ट की। ओके, सो यू कैन सी हेयर जो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बिटवीन हुआ, और 24 सितंबर 1932 को हुआ, क्योंकि अगस्त 1932 में क्या हुआ था? अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था, और सितंबर 24 1932 को क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। और ये गांधी जी तब जेल में थे, तो उनके बिहार पे मदन मोहन मालवीय, ये कभी क्वेश्चन ये आता है इनडायरेक्टली, फिर मदन मोहन मालवीय ने साइन किया, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और कुछ जो है दलित लीडर्स थे। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा, राइट। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, which of the following national leaders did not defend soldiers of Indian National Army in the 1945 case dealing with trial? आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल चला 1945 में, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और तकरीबन सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया था। इनमें से कौन वहाँ पे नहीं था सपोर्ट करने के लिए? ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स लॉयर्स थे, तो दे वर देयर। सो ऑप्शंस आर सर तेज बहादुर सप्रू, बुलाबाई देसाई, सी राजागोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू। So who among them was not there? So option C, Raja Gopalacharya was not there. Tej Bahadur Sapru, Pullabai Desai, and Jawaharlal Nehru, they all were the law students, and they were there to defend them the Indian National Army trial. So Raja Gopalacharya was not there. So national leader Raja Gopalacharya did not defend soldiers of Indian National Army in 1945 case dealing with the trial. Okay, shabash. Moving to another question. Which of the following treaties brought an end to the independence existing of पेशवा बाजीराव सेकेंड? ठीक है, किस वाली जो है ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी साइन की गई, और जो बाजीराव पेशवा बाजीराव सेकेंड वाले थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस खत्म हुई उस ट्रीटी से? ऑप्शंस आर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वैडगांव, ट्रीटी ऑफ बेसिन, एंड ट्रीटी ऑफ सलाबाई, राइट। ओके, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
बाजीराव सेकंड was the पेशवा बाजीराव सेकंड was the last पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। किस एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पे? मराठा एम्पायर का ये लास्ट पेशवा था और उसका बाजीराव सेकंड नाम था, who governed from 1795 to 1818. He was installed as a puppet ruler by the Maratha nobles whose growing power prompted him to flee his capital and sign the Treaty of Basin. याद रख लेना। तो ट्रीटी ऑफ बेसन से जो है, इसने ट्रीटी ऑफ बेसन किसके साथ साइन की? ब्रिटिश के साथ साइन की 1802 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस ट्रीटी को साइन करने के बाद इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हुई और ये भी फिर ब्रिटिशर्स का पुपेट बना। सो ट्रीटी ऑफ बेसन 1802 इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो पेशवा था बाजीराव सेकंड था, ही वॉज द पेशवा ऑफ, किन का पेशवा होता था? मराठास का। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रीटी ऑफ बेसन। और ये ट्रीटी ऑफ बेसन कब हुई थी? 1802 में हुई थी। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? सबसे जो है पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, जे.ए. हिकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसने पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? बताइए। So option C is the right answer. Bengal Gazette was the first English newspaper started by J.A. Hickey. Hickey's Bengal Gazette was the first English language newspaper published on the Indian subcontinent. ठीक है, it was founded in Calcutta, capital of British India at that time, by the Irishman James Augustus Hickey. James Augustus Hickey ने बंगाल गैजेट्स को हम कलकत्ता गैजेट भी बोलते हैं, बंगाल गैजेट, क्योंकि उस टाइम पे जो है कलकत्ता क्या थी? वो कैपिटल थी उस टाइम ब्रिटिश इंडिया की। 1779 में ये पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो जेम्स अगस्टस हिकी इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार जो थे, मराठा एंड केसरी। मराठा था इंग्लिश में और केसरी था मराठी लैंग्वेज में। राजा राममोहन राय ने भी सनमत कुमुदी बहुत सारे अखबार लिखे थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इन्होंने सती वाला एक्ट जो बैन किया था सती को, उस वाला एक्ट पास किया था। ठीक है, और ऑल द 4 पर्सन्स इन द ऑप्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, उन पे क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द फर्स्ट वुमन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज? कौन सी पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी किसी भी इंडियन स्टेट की? जो पहली वुमन थी। ऑप्शंस आर नंदिनी सतपाथी, डॉक्टर जे जयललिता, सुचिता कृपलानी एंड एम एस मायावती। एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, सबने पढ़ा होगा, एंड ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी। ठीक है, सरोजिनी नायडू का भी क्वेश्चन आता है, वो गवर्नर बनी थी। ठीक है, सुचिता कृपलानी बनी थी सीएम, राइट। सो सुचिता कृपलानी इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इसने सर्व किया था एज ए हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और आपको पता है यूपी स्टेट कितनी बड़ी है, तो 1963 से लेकर 1967 तक, ठीक है, फुल टर्म तक, एक टर्म तक इन्होंने एज अ सीएम जो है पोस्ट लिया था, पोजीशन पे रही थी सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो अनदर क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Who is the author of Vande Mataram? And option C, Bankim Chandra Chatterjee was born on June 27, 1838. ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनकी जो है जन्म हुई थी। तो इन्होंने नेशनल सॉन्ग जो है लिखा, वंदे मातरम, विच वॉज द पार्ट ऑफ हिज नॉवल आनंद मात। ठीक है, इन एक नॉवल लिखी थी आनंद मात। इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन आता है, आनंद मात किसने लिखी थी? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। एंड उसी में इन्होंने वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो लिखा था। ठीक है, और सन्यासी रिवोल्ट को भी ये डिपिक्ट करता है, राइट। सो ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। ओके, अनदर क्वेश्चन, हु इज रिगार्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम किसको बोलते हैं? राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर अरबिंदो घोष, भगत सिंह। आपको पता है भगत सिंह जो है शहीद आज़म इनको बोला जाता है। इनको जो है इनको हैंग किया गया। और सर अरबिंदो घोष, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर।
एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के साथ काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज इन्होंने फाउंड किया। और राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा काम किया, इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन पे जोर दिया, इन्होंने जो है ऑर्थोडॉक्स चीज़ें बहुत सारी रिमूव की, इन्होंने जैसे सती के खिलाफ ने आवाज़ उठाई, बहुत सारी वुमेन के लिए इन्हें बहुत सारा जो है काम किया। एंड इन्हें ब्रह्मो समाज बनाया, ब्रह्मो सभा बनाया, आत्मीय सभा बनाया, ठीक है। सो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्हें कुछ सोशल इंस्ट्रक्टिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस कराई एंड ठीक है, तो ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। The most important features of the Government of India Act 1919 was, जो Government of India Act 1919 था, उसका सबसे ज़्यादा important feature क्या था? Enrollment of Indian councils, provision of direct election, diarchy in the provinces, all of the above. इनके सारे जो है ये पहली बार ये चीज़ें हुई थी, तो ये सारे important थे। तो अगर बाकी कुछ ये वाले ऑप्शंस ना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें डायरकी बनेगा, क्योंकि ये इसी के लिए मशहूर था। इस डायरकी को बहुत सारा अपोज किया गया एंड फिर इसको 1935 एक्ट से रिमूव किया गया। सो ऑप्शन डी कि जो इसमें इसने एक तो इंडियन काउंसिल को एनलार्ज किया, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन रखा और इनने प्रोविंसेस में डायरकी लाई। डायरकी मतलब होता है रूल ऑफ टू, और जो है इसमें लिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफर और रिजर्व्ड लिस्ट में बांटा गया, ठीक है। मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट एंड इम्पीटस बाय द एक्टिविटीज ऑफ अशफाक उल्लाह, लियाकत हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सईद अहमद खान। बताइए मुस्लिम कम्युनलिज्म, ठीक है, किन की एक्टिविटीज से फिर वो बढ़ गया था? सो ऑप्शन डी ओवैसी सर सैद, जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है उन्होंने सर सैद अहमद खान जो थे इन्होंने पहले मुस्लिम्स को बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप दूर रहो, अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और इनने ट्रांसलेशंस बहुत सारी की थी, जो है वेस्टर्न का लिटरेचर का ट्रांसलेशन किया था, साइंस की ट्रांसलेशंस की थी, सो दैट कि जो मुस्लिम्स हैं वो उर्दू ज़बान में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। Who threw two bombs on the door of the Central Assembly in New Delhi on 8 April 1929? दो बॉम्ब्स किसने थ्रू किए सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पे नई दिल्ली में? भगत सिंह, भक्तेश्वर दर, राजगुरु, बोथ ए एंड बी। इन्होंने बॉम्ब्स फेंकी लेकिन ये भागे नहीं, इन्हें सोचा कि हम इनमें थोड़ा इनका मकसद ये नहीं था किसी को मारना, बट दे वांटेड टू मेक द डेफ हेयर, राइट। सो यस, भगत सिंह एंड जो है भक्तेश्वर दत्त, ए एंड बी इसका सही आंसर है। इन दोनों ने इसको फेंका था, फिर इनको जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़ा भी गया एंड ऑन 8 अप्रैल 1929 इन्होंने ये किया, कॉरिडोर्स में इन्हें फेंका और इनने शाउट किया, एक नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। और जो है आपको पता है ये जो है रेवोल्यूशनरीज थे और इनने बहुत ज़्यादा देश के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। उसके बाद नोखाली सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा एंड बिहार। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रियली वेरी हैप्पी ऑन सीइंग योर आंसर्स एंड यू आर हैविंग अ गुड होल्ड ऑन दिस टॉपिक। तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्टे कनेक्टेड। और जो है नोखाली इज सिचुएटेड इन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए। सो ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और ये क्यों हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। 16 अगस्त 1946। मैं क्यों आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया था बाय मुस्लिम लीग, और कहाँ पे? नोखाली में। और नोखाली कहाँ पे? बांग्लादेश में, ठीक है, ओके। So option B is the right answer. During the first Carnatic War, the French Governor General of Pondicherry was, जब पहला कार्नेटिक वार था तो फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन था पोंडिचेरी का? लॉ बोर्ड डेनिस, कैप्टन पैराडाइज, डुप्लेक्स, काउंट दी लेली। बताइए कौन था फर्स्ट कार्नेटिक वार के टाइम फ्रेंच का गवर्नर जनरल ऑफ पोंडिचेरी? कार्नेटिक वार हुआ था ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के दरमियान, सो ही वाज ऑप्शन सी, डुप्लेक्स, ठीक है।
तो जनरल जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स वाज अ फ्रेंच गवर्नर ऑफ पोंडिचेरी ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्निक वॉर। डुप्लेक्स जो है, डुप्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मशहूर था और फर्स्ट जो है कार्निक वॉर इसने लड़ा था फ्रेंच की तरफ से। ठीक है। द प्राइम कॉजेज ऑफ 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा कॉज नहीं है इसका? द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द विडो रिमैरिज एक्ट, द डिस्पैच ऑफ इंडियन सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान, लॉ फॉरबिडिंग इंटरमैरिजेस बिटवीन इंडियंस एंड जो है ब्रिटिश। बताइए। ऑब्वियसली आपको पता है इंडियंस को जो है डिसकंटेंट हुआ था, बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनने चेंजेस लाई थी एजुकेशन में भी, इनने मैरिज सिस्टम में भी लाई थी और सिपाहीज को भी बोला था दूर दूर के लिए जाओ। लेकिन ये नहीं था उस टाइम पे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बिटवीन कोई लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरिज के रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी थी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। The primary cause of the 1857 mutiny did not include laws forbidding intermarriages between Indians and Britishers. ठीक है, so this was not the primary cause, right? So this was all for today, and do write in the comment section कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और बाकी इसी टाइम पे सेम टाइम पे आपको मैं आर्ट एंड कल्चर पूरा कराऊंगी, पूरा फ्रॉम बेसिक्स टू द, ये सारे एमसीक्यूज हम उसके करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह कल से। और इसके साथ साथ बाकी इकोनॉमी एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे और कंप्यूटर्स भी मैं अब स्टार्ट करूंगी। बाकी आप अगर आपको कोई भी सजेशन है, आप यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यू जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड यस लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो बाकी सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।